वायुमंडल का संगठन आपने देखा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम वायुमंडल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। वायुमंडल की संरचना में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। अब हवा तो अदृश्य है, इसमें हम वायुमंडल की संरचना पढ़ रहे हैं, इसमें हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। गैसें अदृश्य होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। उनका ऐसा नहीं कि यहाँ 5 परतें दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों परतों का रंग अलग अलग नहीं है, क्योंकि हवाएं तो अदृश्य होती हैं, उनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन पदार्थ होते हैं गैस। इसके बावजूद इनका 5 भागों में विभाजन किया गया है, क्योंकि तापमान के आधार पर वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायुमंडल तापमान के आधार पर उसकी विशेषता बदलती चली जाती है। उसकी तापीय विशेषता अलग अलग होती है वायुमंडल की। वायुमंडल की उसी तापीय विशेषता के आधार पर हमने 5 भागों में वायुमंडल को बांटा है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि तापमान के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर जाने पर, तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर या तापमान के ऊर्ध्वाधर विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर विभाजित किया गया है? तापमान की ऊर्ध्वाधर विशेषता के आधार पर, यानी प्रत्येक परत की जो तापमान विशेषता है, तापीय विशेषता है, वो अलग अलग है। आपके पास नोट्स तो है। तो तापमान की ऊर्ध्वाधर विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया गया है, यानी इन 5 परतों के विभाजन का आधार तापीय विशेषताएं हैं। ऊपर जाने पर तापमान अलग अलग, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी सम रहता है। जहां पर सम रहता है उसे हम कहते हैं समताप मंडल। जैसे कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे तापमान में गिरावट आती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पर किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। यही रीजन है कि जब हम पहाड़ों पे चलते हैं तो पहले ठंडी लगती है, फिर और ठंडी लगती है, फिर बर्फ पड़ने लगता है। पहाड़ों के ऊपर पर्वतों की चोटियां बर्फ से क्यों ढकी रहती हैं? क्योंकि वायुमंडल में पर्वत की चोटियां वायुमंडल में ऊपर उठी हुई हैं और क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। यही कारण है कि वहां बरसात पानी की बूंदों के रूप में न होकर हिम के रूप में होता है, क्योंकि पानी की बूंदें जम जाती हैं वहां पर। आप समझ रहे हैं? तो इसी तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभक्त किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक चीज और कि इन सभी परतों के मध्य एक संक्रमण मंडल पाया जाता है। इन सभी परतों के मध्य एक संक्रमण मंडल पाया जाता है, जिसे हम सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण सीमा या सीमा स्तर कहते हैं। सीमा स्तर, इंग्लिश में इसे पॉज कहते हैं, जैसे ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। सीमा स्तर यानी प्रत्येक 2 परतों के मध्य पाए जाने वाले संक्रमण मंडल को सीमा स्तर कहते हैं, जैसे, और इंग्लिश में इसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ट्रोपोपॉज, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच ट्रोपोपॉज। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं। नंबर 1 करके हेडिंग डालेंगे आप, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली लेकिन सबसे सघन परत है। भाई, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वायुमंडल यहाँ क्यों पाया जाता है? पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी ने अपनी गुरुत्वाकर्षण के चलते गैसों को अपने से बांध रखा है। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए, यानी खींचने की शक्ति, तो ये गैसें नहीं रहेंगी, यहाँ से उड़कर अंतरिक्ष में चली जाएंगी। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ताकत के चलते ये गैसें पृथ्वी की चारों तरफ मंडरा रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन हवाएं कैसे बनी हैं? विभिन्न गैसों का, वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हाइड्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ताकत के चलते ही ये गैसें पृथ्वी की ओर आकृष्ट हैं, तो सबसे ज्यादा गैसों की सघनता कहाँ रहेगी? धरातल के पास। धरातल के पास गैसें सबसे ज्यादा सघन रूप में पाई जाती हैं। क्लियर? तो क्षोभ मंडल में आप लिखेंगे, देखिए जो नोट्स दिया गया है उसमें बहुत ज्यादा लिखा है, उतना लिखने के लिए आपके पास समय कहाँ है? और बुरी बात, दूसरी बुरी बात क्या है कि वायुमंडल की संगठन और संरचना एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। यानी 10 मिनट में आपको संगठन भी दिखाना है और 10 ही मिनट में, उसी 10 मिनट में संरचना भी बता देनी है। अब बताइए, जितना बड़ा मैंने नोट्स दिया या जितना ज्यादा किताबों में लिखा है, क्या 10 मिनट में उसे परंपरागत तरीके से दिखाना संभव है? नहीं। तो 10 मिनट में दिखाने के लिए कुशलता चाहिए और खुद पर विश्वास कि मैं जो कह रहा हूं, मेरा मैसेज कॉपी जांचने वाले तक पहुंच जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि चित्र बना लीजिए।
चित्र को जितना ही बढ़िया से बना लेंगे, ये 14 किलोमीटर की ऊंचाई है, नीचे धरातल है, धरातल से 14 किलोमीटर की ऊंचाई, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊंचाई के आधार पर अलग अलग पड़ते हैं। ये चित्र बढ़िया से बना दीजिए, ट्रोपोपॉज लिख दीजिए, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। इसके बाद प्रत्येक परत के बारे में 4-4, 5-5 लाइन लिखना है। ज्यादा लिखेंगे 10 मिनट में कैसे हो पाएगा। और वायुमंडल का संगठन भी तो लिखना है, यानी संरचना लिखने के लिए आपके पास 5 से 6 मिनट, 12 मिनट मान लेते हैं, तो 6 मिनट मिलेंगे। 6 मिनट में संरचना को दिखाना है तो 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट इस चित्र में चले जाएंगे। अब आपके पास बचे 3.5 से 4 मिनट। देखिए, वास्तविकता पर नहीं चलेंगे, वास्तविकता को स्वीकार करके नहीं चलेंगे, अपने ही ख्यालों में खोए रहेंगे, लंबे लंबे नोट्स बनाएंगे, फायदा नहीं होगा। आपको प्रशासक बनना है, शोध नहीं करना है। एक बार आप एसडीएम बन गए या कोई अधिकारी भी बन गए तो ये सारा ज्ञान ऑफिस में आपसे कोई बैठकर पूछेगा नहीं कि नायब तहसीलदार साहब जरा वायुमंडल की संरचना मुझे पढ़ा दीजिए, एसडीएम साहब जरा जेट धाराओं के बारे में बता दीजिए, नहीं कोई पूछेगा ना। उतना ही पढ़िए जितना आप लिख सकते हैं 6 मिनट में, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका सारा का सारा 1 साल का मेहनत पानी में चला जाएगा। मेहनत कुशलता पूर्वक करना है। तो क्षोभ मंडल के बारे में क्या लिखेंगे? वायुमंडल की सबसे एक चीज और, आंसर कॉपी में अपने उत्तर को हमेशा पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में लिखेंगे सफल रहेंगे। जैसे क्षोभ मंडल, अब ये नहीं कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, नहीं। क्षोभ मंडल हेडिंग डालिए, उसके सामने लिख देंगे सबसे निचली और सघन परत। शब्दों में कुछ शब्दों का बचत हुआ कि नहीं? शब्दों का बचत तो समय का बचत। तो वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे सघन परत, संपूर्ण वायुमंडल का 75% भार क्षोभ मंडल में पाया जाता है। लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में लिखना ही पड़े। संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है, धरातल से 14 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट है। क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट है। ताप ह्रास दर, ताप ह्रास, ह्रास मतलब खोना, ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। इसे ही हम वायुमंडल का सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्या है ताप ह्रास दर? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, ठीक है। जलवायु विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्व है। जलवाष्प और धूल कण केवल इसी परत में पाए जाते हैं। ऊपर की जो 4 परतें हैं उसमें जलवाष्प पाया जाता है और नहीं धूल के कण। तो जलवायु की दृष्टि से विशेष महत्व, क्योंकि जलवाष्प और धूल कण केवल क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। इसलिए समस्त मौसमी क्रियाएं, समस्त मौसमी परिघटनाएं जैसे बादल निर्माण, वर्षा होना, हिमपात, कोहरा, ओला, कोहरा तुषारपात, चक्रवात, तूफान, बिजली कड़कना, समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही संपन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि जलवाष्प और धूलकण क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ऐसे तो औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखा, ये पृथ्वी का आधा भाग बनाया है, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा ये है उत्तरी ध्रुव, ये है वायुमंडल की ऊंचाई दिखाई गई है, 14 किलोमीटर यहाँ लिखा है। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ऊंचाई घटती जाती है। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ऊंचाई घटती जाती है। जहां विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है, वहीं ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है। हम बता दे रहे हैं कितना लिखना है, ये आपको निर्धारण करना पड़ेगा। 4 मिनट में कितना लिखना है आपको डिसाइड करना है। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर क्षोभ मंडल की है ना, ये वायुमंडल की परत है, लेकिन विषुवत पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर ही होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम, क्षोभ मंडल और संताप मंडल के मध्य एक संक्रमण पेटी पाई जाती है, जिसे हम क्षोभ मंडल सीमा या ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्षोभ मंडल और संताप मंडल के मध्य एक संक्रमण पेटी पाई जाती है, जिसे हम क्षोभ मंडल सीमा या ट्रोपोपॉज कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे संताप मंडल, ठीक है। ट्रोपोपॉज से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक, साधारण भाषा में लिखिए। ट्रोपोपॉज से लेकर
30 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। समताप मंडल की औसत ऊंचाई, ठीक है, अभी इसको मत लिखिए। क्षोभ मंडल से लेकर ट्रोपोपॉज से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान की गिरावट बंद हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट बंद हो जाती है। ये विशेषता क्षोभ मंडल की है। यानी समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एक समान मिलता है। किसी भी ऊंचाई पर समताप मंडल में जाएंगे तापमान एक समान मिलता है। ठीक है, समताप मंडल में न ही जलवाष्प पाया जाता है और न ही धूल कण पाए जाते हैं। यानी इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, जलवाष्प और धूल कण अनुपस्थित होने के चलते इस मंडल में मौसमी क्रियाएं नहीं होती। इतना लिख लिया, इतना ही लिखना है, नोट्स को पूरा फॉलो मत करिए। इतना लिखने के बाद आप समताप मंडल की कुछ और विशेषताएं डाल देते हैं। 1 मिनट। एक विशेषता इसकी ये है कि अगली विशेषता समताप मंडल की आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्षोभ मंडल के विपरीत समताप मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर कम होती है, जबकि ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई अधिक पाई जाती है। इसका उल्टा क्षोभ मंडल क्या है? विषुवत रेखा पर मोटाई अधिक, ध्रुवों पर कम, जबकि समताप मंडल विषुवत रेखा पर मोटाई कम और ध्रुवों पर अधिक। समताप मंडल की एक अन्य विशेषता है कि इसकी मोटाई विषुवत पर कम और ध्रुवों पर अधिक पाई जाती है। एक अन्य विशेषता है कि गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्म ऋतु में समताप मंडल में समान ऊंचाई पर एक समान धरातल से समान ऊंचाई, मान लेते हैं धरातल की समान ऊंचाई ये ले लेते हैं, धरातल से समान ऊंचाई। एक अन्य विशेषता है कि समताप मंडल में धरातल से समान ऊंचाई पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। हमने समान ऊंचाई की बात की, कोई भी एक समान ऊंचाई ले लीजिए, मतलब समताप मंडल में धरातल से एक ऊंचाई ले लीजिए, तो उसी ऊंचाई पर ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। फिर से दोहरा दें, समताप मंडल की एक अन्य विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु में धरातल से समान ऊंचाई पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। इसका रीजन क्या है? लिखना नहीं है, समझ लीजिए, इतना भी लिख देंगे तो टीचर खुश हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है ना, आती है। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप ह्रास दर क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे बना दिया, यहाँ पे क्या होता है कि छोड़िए इसको हटा देते हैं। तो विषुवत रेखा पर ऊंचाई क्षोभ मंडल की अधिक है ना, यानी जितना ही ऊंचाई पे जा रहा है तापमान क्षोभ मंडल में उतनी ही गिर रही है। कहां पर? विषुवत रेखा पर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है तो तापमान में ज्यादा गिरावट आएगा? नहीं, तापमान में इसकी गिरावट 8 से 10 किलोमीटर तक ही आती है। तो यहां पर तापमान अधिक रहेगा क्षोभ मंडल में, और यहां पर यानी जो क्षोभ मंडल सीमा है, ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल सीमा है वहां पर उसकी तापमान अधिक रहेगा, और विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल सीमा है वहां पर तापमान और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल अधिक ऊंचा है तो तापमान ज्यादा गिर गया, यहाँ तापमान कम गिर पाता है। इसके चलते यहाँ पर तापमान अधिक होता है और यहाँ पर तापमान कम होता है। मैं क्षोभ मंडल सीमा की बात कर रहा हूँ, ट्रोपोपॉज की बात कर रहा हूँ, धरातल की बात नहीं कर रहा हूँ। धरातल पे तो यहाँ तापमान अधिक है और यहाँ कम रहता है धरातल पे, लेकिन ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ मंडल सीमा पर यहाँ पर तापमान कम रहता है और यहाँ पर अधिक होता है। तो यहाँ पर तापमान अधिक है और यहाँ पर कम है, इस सत्य को स्वीकार कर लिया। तो दूसरा तथ्य क्या है कि समताप मंडल में तापमान सर्वत्र एक समान होता है, यानी जो तापमान यहाँ रहेगा समताप मंडल में वही यहाँ पर रहेगा। तो यही रीजन है कि एक अन्य विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु में धरातल से समान ऊंचाई पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर समताप मंडल में तापमान बढ़ता चला जाता है। ठीक, बस इतना ही लिख लीजिए, कारण मत बताइएगा, उतना लिखेंगे तो फिर टाइम आपके पास कहाँ मिलेगा।
हमारा प्रयास है कि समझने के साथ साथ लगातार आप कुशल बनते जाइए, कम लिखने की कला को सीखते जाइए। बहुत ज्यादा लिखने से कोई फायदा लास्ट में नहीं मिलता, केवल पछतावा होता है। ये हो गया संताप मंडल। संताप मंडल की ऊपरी सीमा ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोपॉज द्वारा निर्धारित होती है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो संताप मंडल की ऊपरी सीमा स्ट्रेटोपॉज द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे ओजोन मंडल यानी ओजोनोस्फीयर। स्ट्रेटोपॉज से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल का विस्तार है। स्ट्रेटोपॉज से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल का विस्तार है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, बहुलता होती है। ओजोन मंडल की प्रमुख विशेषता है कि यह सौरिक पराबैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने के कारण ओजोन मंडल का तापमान अधिक होता है। यानी ये जो ओजोनोस्फीयर है इसका तापमान संताप मंडल की अपेक्षा काफी अधिक होता है। हम फिर से बता दें कि स्ट्रेटोपॉज से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल है। ओजोन गैसों की बहुलता है जो कि सौरिक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लेता है। इसी कारण ओजोनोस्फीयर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ओजोन मंडल की एक अन्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। जितना ऊपर जाएंगे तापमान उतना ही अधिक मिलता है। ये हो गया ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर की ऊपरी सीमा मेसोपॉज द्वारा निर्धारित होती है। मेसोपॉज। हाँ, एक बात और, ओजोन मंडल को कभी कभी मध्य मंडल भी कहते हैं। मेसोस्फीयर, मध्य मंडल मतलब मेसोस्फीयर कहते हैं ओजोन मंडल को, और इसकी ऊपरी सीमा मेसोपॉज द्वारा निर्धारित होती है। अगला हेडिंग डालेंगे मध्य मंडल। यहां पर ऐसे लिख दिया है मध्य मंडल। मध्य मंडल, 1 मिनट। धरातल मेसोपॉज से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मेसोपॉज से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल का विस्तार है। इसकी एक विशेषता है कि 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान गिरता है। यानी मेसोपॉज के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल में तापमान में गिरावट आती है। पुनः 80 किलोमीटर के बाद तापमान बढ़ने लगता है। यहां पे भी लिखा है 80 किलोमीटर तक तापमान में गिरावट, इसके बाद तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, 60 किलोमीटर से ऊपर जाने पर वायुदाब काफी कम हो जाता है। हमने बोला ना वायुदाब सबसे नीचे रहेगा। यही कारण है कि 75% वायुमंडल का 75% भाग क्षोभ मंडल में है। 60 किलोमीटर के से अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब काफी घट जाता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुदाब घटकर 0.35 मिलीबार, 0.35 मिलीबार MB, इतनी अधिक ऊंचाई पर तापमान वायुदाब 0.35 मिलीबार हो जाता है। ठीक है, इस कारण हवाएं गैसें काफी विरल हो जाती हैं। इस कारण वायुमंडल की गैसें काफी विरल हो जाती हैं, सघन नहीं रह जाती हैं। परिणाम स्वरूप जो पराबैंगनी फोटॉन्स होते हैं, सूर्य की किरण के जो पराबैंगनी फोटॉन्स होते हैं, वे उनके द्वारा वायुमंडल पर प्रहार के कारण गैसें आयनित हो जाती हैं, गैसों का आयनीकरण हो जाता है। फिर से बता दें, इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घटकर 0.35 हो जाता है, 0.35 MB। परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय फोटॉन्स द्वारा पराबैंगनी फोटॉन्स द्वारा वायुमंडल पर लगातार प्रहार होने से गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, यानी गैसों का आयनीकरण हो जाता है। यही कारण है कि इसको मध्य मंडल हमने गलती से लिख दिया है, क्या आयन मंडल है। मैं भी कह रहा हूं कि कौन सी चीज कंफ्यूज कर रही बार बार, ये आयन मंडल है। एक बार कुछ गलत लिख दीजिए तो फिर मुंह से वही निकलता रहता है। आयन मंडल है।
तो गैसों का गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं, है ना। यह परत विभिन्न आयनीकृत परतों में विभक्त है, यानी आयन मंडल विभिन्न आयनीकृत परतों में विभक्त है। उदाहरण के लिए आयनीकृत परतों में विभक्त है। उदाहरण के लिए D1 लेयर, E लेयर, विशिष्ट E लेयर, E2 लेयर, E1 F1 लेयर, F2 लेयर और G लेयर। दिखाना नहीं है, बस आप इतना लिख देंगे कि यह मंडल अनेक आयनीकृत परतों में विभक्त हो जाता है। हो गया कंप्लीट, क्योंकि चित्र में तो आपने दिखाई दिया है, बार बार चीजों को रिपीट नहीं करिए, समय की बचत जरूरी होती है। वहां पे लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप किताबें पढ़ेंगे तो इतना ज्ञान हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा, कुछ दिनों में दोहरा तेरा के कि समझ नहीं आएगा 10 मिनट में हम इसमें लिखें क्या। नेक्स्ट, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। 400 किलोमीटर से लेकर 1000 लगभग, देखिए वायुमंडल ऐसा कोई निश्चित सीमा नहीं है कि हाँ 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल पाया जाता है, ऐसा नहीं है। वायुमंडल इससे ऊपर भी चला जाता है, लेकिन विरल होता चला जाएगा, एकदम विरल हो जाएगा, अनुभव ही नहीं होता है कि यहाँ पे वायुमंडल है कि नहीं है। तो अचानक कोई ऐसी सीमा नहीं कि वायुमंडल वहां पे समाप्त हो जाता है, विरल होती चली जाती है। तो हम औसत रूप में मान लेते हैं कि औसतन 1000 किलोमीटर की ऊंचाई मान लेते हैं, धरातल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे वायुमंडल पाया जाता है, ऐसा मान लिया गया है। ऐसा नहीं कि गैसें यहीं पे 1000 किलोमीटर तक अचानक खत्म हो जाएंगी, उसके बाद कोई गैस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो 400 किलोमीटर से लेकर औसतन या लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल का विस्तार है। इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुदाब अत्यधिक घट जाता है, जिससे गैसें अत्यंत विरल हो जाती हैं, है ना। बहिर्मंडल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों की प्रधानता है, केवल हल्की गैसें ही यहाँ पाई जाती हैं। जब हम गुब्बारे में हीलियम डाल देते हैं, गुब्बारे में अक्सर क्या भरा जाता है, हीलियम गैस भरी जाती है ज्यादातर, हाइड्रोजन कम भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन खतरनाक होती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। तो हीलियम जब हम भरते हैं तो उसको छोड़ देते हैं तो ऊपर उठने का प्रयास करता है गुब्बारा। क्यों ऊपर उठने का प्रयास करता है? क्योंकि हीलियम एक हल्की गैस है और हल्की वस्तु हमेशा ऊपर तैरती है। तो यहाँ पर वायुदाब अत्यंत कम है, गैसें अत्यंत विरल हो जाती हैं। यहाँ पर केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें ही पाई जाती हैं। ये हो गया आपका वायुमंडल की 5 परतें, यही है वायुमंडल की संरचना। एक चीज और, मैंने जितना पढ़ाया उतना आप नहीं लिखेंगे, आप खुद सोचकर देखिए, क्या चित्र के साथ उतना आप, हम कहा ना कि वायुमंडल की संगठन और संरचना एक ही साथ पूछा जाता है। पिछले वर्षों के पेपर देख लीजिए, क्या उपाय है। तो 5 ही 6 मिनट बचे ना, मान लेते हैं 6 मिनट, 6 मिनट में 2 मिनट ये चित्र बनाने लग जाएंगे। आपको 4 मिनट में फटाफट ये 5 परतें दिखाकर अगले पे जाना है, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा होता है। 3 घंटे की समय नियत है, उस समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। हमें अपनी स्पीड और अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर उतना ही लिखना जितना लिखकर आगे निकल जाए। इस बात को मेरे हर चैप्टर में ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई वीडियो आपको उपलब्ध हो, आप पढ़ रहे हो, आप उसे इस बात को, इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही अपना नोट्स बनाइएगा। नोट्स में उतना ही समय जाया करिएगा जितना एग्जाम हॉल में जरूरत है, समझ गए। इसे पूरा कर लीजिए। अगला चैप्टर होगा सूर्यातप और ताप बजट, सूर्यातप और तापमान बजट, अगले चैप्टर पढ़ेंगे। नमस्कार।